वेलकम टू माय नई वीडियो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 है और इसका नाम पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण है। तो हम इसको नोट्स के जरिए देखेंगे, बुक के माध्यम से पढ़ेंगे तो बहुत देर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम नोट्स के माध्यम से चलते, तो हम नोट्स की ओर चलते दोस्तों, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो हम अब चलते हैं नोट्स की ओर। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि हम आ चुके हैं पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जो है ये नोट्स के जरिए हम पढ़ाने वाले हैं। तो हम पहले बात करेंगे दोस्तों वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन, तो वनों को काटे जाने वाले को वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन से बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, वनोन्मूलन जो होती है बहुत सारे कारण हैं इसको दोस्तों। तो हम पहला इसका कारण देखते हैं, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। देखो, जब खेती करने के लिए भूमि प्राप्त करना होता है हमें, तो इसका प्रयोग करते हैं, यानी वनों को काटते हैं फर्नीचर अथवा लकड़ी के ईंधन के रूप में। टेबल, कुर्सी, बेंच इत्यादि बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, काट कर, या तो उसे जलाने में ईंधन के रूप में उसे पाने के लिए, करो या कारखाना। ठीक है दोस्तों, घर या कारखाने बनते हैं, उसमें भी बहुत सारी लकड़ियों का निर्माण लकड़ियों से ही बनता है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों वनोन्मूलन का परिणाम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आगे जाकर इसका परिणाम क्या होगा, तो हम इसको अभी देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वनोन्मूलन, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, समझने में आसानी होगा और दिखता भी अच्छा। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो वनोन्मूलन के परिणाम। ठीक है दोस्तों, वनोन्मूलन के होने की वजह से उन जंगलों में रहने वाले जानवर बेघर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो उस जंगल में यानी वन में रहने वाले जानवर हैं, जैसे पशु पक्षी जो भी हैं, वो बेघर हो जाएंगे, सारी प्रजातियां खत्म हो जाती है। पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सूखा जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है, पृथ्वी की मिट्टी से नमी खत्म हो जाती है और उर्वर भूमि मरुस्थल में तब्दील हो जाता है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। देखो दोस्तों, जब वनोन्मूलन होगा तो सभी जानवरों बेघर हो जाएंगे, बहुत सारी प्राणियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि धुआं के रूप में, वो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण से सूखा यानी सूखा जैसे परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो पृथ्वी का संतुलन है पूरा बिगड़ जाएगा, यानी पृथ्वी का जो प्राकृतिक रूप है ये खराब होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की मिट्टी में नमी खत्म हो जाएगी, जो मिट्टी में अभी पानी का मात्रा है वो दोस्तों, जिसे हम मोटर या सेम्बरसेबुल द्वारा उससे पानी को निकालते हैं, जिस पर भूमि उर्वरता के कारण ही हम उस पर फसल उगा पाते हैं, जो खत्म हो जाएगा और मरुस्थलीय भूमि में तब्दील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी भूमि में तब्दील हो जाएगा, तो मरुस्थलीय भूमि में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद देखो जैव विविधता, एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले जानवरों और पेड़ पौधों के अलग अलग प्रजातियों को हम जैव विविधता कहते हैं। देखो दोस्तों, जैव विविधता कैसी है, जहाँ पर एक सीमित, देखो मान लीजिए दोस्तों ये एक सीमित एरिया। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जितने भी जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी दोस्तों जैव विविधता के अंदर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अभयारण्य किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभयारण्य वह स्थान है जहाँ किसी भी विक्षोभ से वो सुरक्षित रहते हैं, यानी उसके कोई भी दुख नहीं हो सकता रहने का, जानवर या जंतु हो। तो देखो अभयारण्य की संख्या भी दोस्तों जानते हो 448 है। कहाँ, भारत में 448। ठीक है दोस्तों, और अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले हम जान लेते दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है भारत में। तो हम पहले देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान की संख्या। तो इधर पहले इसको इस पे आ जाते हैं, उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते देखने में। अब देखो दोस्तों, अब अच्छा दिख रहा, देखो बहुत बड़ा हो जा रहा कभी कभी। देखो अब मैं इसको सेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको सेट कर लिया, अब इसको मैं बताता हूँ आपको
थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बस अब हो गया। थोड़ा सा और करके इधर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है अपनी भारत में? 85। कितनी है दोस्तों? तो आपको याद रखना 85, 85। ठीक है, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्र जहाँ स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान ये होता है दोस्तों कि जिसमें जो भी प्राणी है, वन्य प्राणी, वो स्वतंत्र रूप से, जैसे वो जंगल में रहे इस रूप से वो वहाँ पे भी रहते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है दोस्तों, उनका कोई गुलाम जैसे नहीं रख सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, देखो पहले आपको ये याद रखना होगा दोस्तों, इसकी संख्या 16। कितनी है दोस्तों? तो इसकी संख्या 16 है, आपको ये याद रखना है। वन्य जैव जीवन, पौधे एवं जंतु संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासियों के परंपरागत ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित है। देखो जैव मंडल कितने हैं दोस्तों भारत में? तो 16 भी। अभी कितना है? 16। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, वन्य जीवन के लिए पौधे एवं जंतुओं को उस क्षेत्र के आदिवासियों के परंपरागत ढंग से चलाने या जीवन यापन हेतु विशाल क्षेत्र संरक्षित है। ये संरक्षित दोस्तों, इसमें कोई मानव यानी जो बड़े लोग इनमें फैक्ट्री नहीं बना सकते। ये सरकार की तरफ से आरक्षित है। इसकी कुल संख्या 16 है, ये आपको याद रखना। तो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ये क्या है। तो देखो दोस्तों, पंचवटी अभयारण्य, यहाँ पे देख सकते हैं पंचवटी अभयारण्य, पिपरिया, पानपरीन गेट, पंचवटी, नीमघवन, सीतापुर राष्ट्रीय उद्यान, धवन बोरी, चूरना बोरी। देखो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर आप सभी जानते हो दोस्तों, चिड़ियाघर यह प्राणियों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन यह कृत्रिम आवास में रहते हैं। देखो दोस्तों, प्राणियों यानी जितने भी जंतु हो जाते हैं, देखो जैसे बाघ, जंगली भैंस, हिरन, ये सब दोस्तों इनका यहाँ पे संरक्षण किया जाता है, जिसका कि दोस्तों इन्हें कृत्रिम रूप से यानी घर जैसा, पिंजरा जैसा कुछ रहता है, उनमें इनको रखा जाता है, यानी कृत्रिम आवास में। अब देखो संकट पर स्पीजीज। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्पीजीज जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है, इन प्रजातियों को समाप्त होने का खतरा बढ़ जाता है, उसे हम संकटपन स्पीजीज कहते हैं। आपको याद रखना दोस्तों, संकटपन स्पीजीज। उदाहरण जैसे बाघ, बरसिंघा, हिरन, जंगली आम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसकी संख्या जो है दोस्तों निर्धारित से भी कम होते जा रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे बाघ हो गए, बरसिंघा हो गया, हिरन हो गया और जंगली आम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या कुछ है। तो विलुप्त स्पीजीज, ऐसे प्रजातियाँ जो अब हमें देखने को नहीं मिलती, अर्थात जो प्राणी अब समाप्त हो चुकी है उसे हम विलुप्त स्पीजीज कहते हैं। जैसे डायनासोर और डोडो भी होगा दोस्तों। ठीक है, डोडो एक पक्षी था दोस्तों जो कि जिनका पंख नहीं होता था और उसकी मांस जो है बहुत स्वादिष्ट होता था, इसीलिए। और डायनासोर तो बहुत पहला हुआ करता था दोस्तों, आप जानते ही हैं। जो अभी विलुप्त हो गया उसे विलुप्त स्पीजीज कहा जाता है। वनस्पति जात। ठीक है दोस्तों, वनस्पति जात, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम वनस्पति जात कहते हैं। प्राणी जात। ठीक है दोस्तों, प्राणी जात अब हो गया, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को हम प्राणी जात कहते हैं। देखो दोस्तों, किसी विशेष क्षेत्र में पेड़ पौधे जब पाए जाते हैं तो उसे वनस्पति जात कहा जाता है, और जब उनमें प्राणी जैसे भी कोई भी जानवर हो सकते हैं दोस्तों, भालू, हिरन, बाघ, जंगली भैंसा, लोमड़ी इत्यादि जो भी होंगे उन्हें प्राणी जात कहा जाता है। अब समझ गए दोस्तों, उन्हें प्राणी जात कहा जाता है। तो हम देखते हैं नीचे रेड डेटा बुक, ये क्या है? रेड डेटा बुक, इस पुस्तक के अंदर संकटपन स्पीजीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा संभाला जाता है। हर देश में अपनी अपनी रेड डेटा बुक होती है। ठीक है दोस्तों, ये अपना रेड डेटा बुक क्या है इसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको बताने का कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों यानी सर्वप्रथम 1970 में दोस्तों जो बॉटनिकल थे ना दोस्तों, ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो था और कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संसाधन देहरादून द्वारा संकट से घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डेटा नाम बुक दिया गया। ठीक है दोस्तों, रेड डेटा पुस्तक, ठीक है, इसी को ही रेड डेटा बुक नाम दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रवास। प्रवास क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण जंतु अपनी स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं कि जिसे हम प्रवास कहते हैं। देखो दोस्तों, आप प्रवासी पक्षी का नाम सुने होंगे जो कि विदेश से आता है दोस्तों, जो विदेश से आता है प्रवासी पक्षी। ठीक है दोस्तों, आपको इसके बारे में जानकारियाँ और इकट्ठा कर सकते हैं नेट के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से आप इसे प्रवासी पक्षी के बारे में भी आप जानेंगे। ठीक है दोस्तों, पुनर्रोपण। ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधों को दोबारा लगाना हो, खाली पड़ी जमीन को यानी खाली पड़ी जमीन को दोबारा जंगलों में परिवर्तन करना पुनर्रोपण कहलाता है। देखो दोस्तों इनका पूर्णवर्ण ठीक पूर्णवर्ण रोपण। ठीक, पूर्णवर्ण रोपण क्या कहलाता है? तो पेड़ पौधों को दोबारा लगाना और खाली जमीन को दोबारा जंगलों में परिवर्तन कर देना ही पूर्ववर्ण रोपण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। तो हम अब देखते हैं बुक में क्या कुछ दिया हुआ, बुक के माध्यम से भी थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, संकटपन जंतु क्या होते हैं। तो संकटपन जंतु के बारे में जानेंगे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है, वे विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें संकटपन जंतु कहते हैं। बूझो को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया, जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्याधना होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य सभी राष्ट्रीय उद्यान में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे चरान, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना देखो दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ। ठीक है दोस्तों, छोटा सा करके देखते हैं। जानवरों को पकड़ना, मारना, जलवाना, पौधों की लकड़ी या औषधि पौधों को एकत्र करना अस्वीकार नहीं है। माधव जी पहले को बताते हैं कि बड़े जंतुओं को अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्धरियत से मार डालते हैं और परितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उसको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। अब देखो दोस्तों, किसी क्षेत्र में सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, जैव घटकों एवं जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी भी परितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, सब समझ गए। अब यहाँ पर देखो, मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटपन स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। तो इसका रिकॉर्ड रहेगा दोस्तों ये रेड डेटा बुक में रहेगा। तो आप रेड डेटा बुक के बारे में भी आप जाना। तो हम देखते हैं कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे कुछ दिया हुआ, अपना पूरा बुक इसी तरह से ख़त्म हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखो ये कुछ मेन टॉपिक दिया, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन एवं वन्य प्राणियों को संरक्षण का प्रशिक्षण हेतु बने हैं। जैव विविधता का अर्थ किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। किसी क्षेत्र में सभी पौधे एवं जंतुओं उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। विशेष क्षेत्र स्पीशीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है। संकटपन स्पीशीज वह स्पीशीज जो विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डेटा बुक में संकटपन स्पीशीज के
रिकॉर्ड रहता है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज को अपने आवास में अन्य आवास में हर वर्ष विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलना होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का दोस्तों। और ये अपना मुख्य शब्द थे। देखो दोस्तों यहाँ पर प्रमुख से जैव विविधता, जैव मंडलीय आरक्षण क्षेत्र, जो भी वनमूलन, मस्थूलीकरण, परितंत्र। तो देखो दोस्तों हम इसको HW में देते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, आप इसे घर में कर लेना दोस्तों। इसके बारे जितना भी ये प्रमुख शब्द है इसको बारे में आप लिख सकते हो। संकरपन स्पीशीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, विलुप्त प्राणी जात, वनस्पति जात, प्रवासी पक्षी, इसके बारे में हमने बताया दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान, रेड डेटा बुक, पूर्वानुरोपण अभ्यारण्य। इसी तरह से दोस्तों अब देखते हैं अभ्यास में कुछ प्रश्न है, तो इस अभ्यास का भी प्रश्न बना लेना दोस्तों। तो हम इसको चैप्टर को नोट्स और बुक के माध्यम से भी पढ़ चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, लाइक और शेयर करना भूलना मत। और जो बेल आइकन ये घंटी की तरह था उसको दोस्तों ऑल पे दबा देना ये, क्योंकि इसको दबाना है यानी पुश करना, तो ये घंटी हमारे तक आवाज़ आ जाए, ऐसा पुश करना। ठीक है दोस्तों, कैसे भी पुश करो, पेन से मारो या बुक से मारो, कैसे भी मारकर पुश करो वो तुम जानो, लेकिन इसे पुश करना। और उसके बाद हमारे जो भी नई वीडियो आएगी, और एक स्पेशल क्लास है दोस्तों स्पोकन इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास आज से चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज से स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास शुरू हो जाएगा। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों उनको भी स्पोकन इंग्लिश का जो क्लास है उनमें आप ला सकते हैं। छोटी छोटी वर्ड को उन्हें समझने के लिए मिलेगा। तो बाय दोस्तों, अब मिलते कल नए वीडियो।